सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 से 40% बनने वाले हैं किसके, इंडियन पॉलिटी के या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वो आज हम कवर करेंगे इस क्लास में, तो बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? 9th, 6th, 5th, 7th, 9वीं, 6ठी, 5वीं, 7वीं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 5वीं। तो 5वीं अनुसूची है वो शेड्यूल्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का देश के सभी का, जिस 4 को छोड़ के। 4 कौन से हैं? आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इनको छोड़ के इनके लिए है 6th शेड्यूल। ठीक है, आगे बात करते हैं 7वें शेड्यूल की। तो 7वें शेड्यूल में है वो डिवीजन ऑफ पावर्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनियन, जिसमें फिर 3 लिस्ट आ जाती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब इन तीनों में कितने सब्जेक्ट हैं? जो यूनियन लिस्ट है उसमें प्रेजेंटली 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 61 और कॉन्करेंट लिस्ट में 52। इनिशियली स्टेट लिस्ट में 66 थे, यूनियन लिस्ट में 97 थे और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने अनुच्छेद 339 से मुफ्त कानूनी सहायता जोड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 42वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा संघ और राज्य सरकारों दोनों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है इसका डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया सर्विस का मेंशन है। ऑल इंडिया सर्विसेज कहाँ पर है? आर्टिकल 312 में। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एस्टेब्लिशेज द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट के पद की बात कर रहा है, तो ये करता है आर्टिकल 52। ठीक है, आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन, आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए एक मंत्रियों का परिषद होगा। आर्टिकल 75 में जो ये मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा, इन सब का टेन्योर और अपॉइंटमेंट का जिक्र है। अगले क्वेश्चन की बात करें 288 की, तो ऑन May 2025 द सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेटेड विच रिक्वायरमेंट फॉर कैंडिडेट्स एस्पायरिंग टू बिकम सिविल जजेस जूनियर डिवीजन। 20 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए किस आवश्यकता को बहाल किया? मैंडेटरी पीएचडी इन लॉ, कानून में अनिवार्य पीएचडी, 3 years ऑफ लीगल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, मिनिमम एज ऑफ 30 years, पासिंग ए नेशनल लेवल जुडिशियल सर्विस। कानून में अभ्यास का 3 साल का अनुभव, न्यूनतम 3 वर्ष आयु, राष्ट्रीय स्थिति की न्यायिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करना। करेक्ट आंसर होने वाला है कानूनी अभ्यास का 3 साल का अनुभव, 3 years ऑफ लीगल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस। अगले क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 130 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेसेज एज मे बी अपॉइंटेड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा जो निम्नलिखित द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर, the parliament through legislation, the union cabinet with advice from the law minister, the chief justice of India with approval of president। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से गलत जवाब, गलत जवाब। संसद कानून के माध्यम से गलत जवाब। केंद्रीय मंत्रिमंडल कानून मंत्रालय की सहायता से गलत जवाब। भारतीय मुख्य न्यायाधीश, हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो अप्रूवल है वो प्रेसिडेंट से ले ले, तो ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है? तो आर्टिकल 130 के अंडर में आता है। सुप्रीम कोर्ट जनरली कहाँ बैठता है? दिल्ली में बैठता है, ये इसमें दिया हुआ ही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट। कानूनी सलाहकार, महान्यायवादी, विधि सचिव, महाधिवक्ता, लीगल एडवाइजर,
अटॉर्नी जनरल, लॉ ऑफिस सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल। करेक्ट आंसर होने वाला है एडवोकेट जनरल, जिसका जिक्र है आर्टिकल 165 में। अटॉर्नी जनरल का जिक्र है आर्टिकल 76 में। एडवोकेट जनरल का जिक्र है 165 में। अटॉर्नी जनरल का जिक्र है आर्टिकल 76 में -11 What legal document allowed princely states to join either India और पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद किन कानूनी दस्तावेजों ने रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी? पंजीकरण का साधन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, पैक्ट ऑफ यूनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, जिसके तहत ओडिशा और बहुत सारे राज्य थे उन्होंने ज्वाइन किया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से जम्मू एंड कश्मीर ने ऑप्ट किया। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण और वन्यजीवों के संरक्षण का उल्लेख किया है? अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 49। करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 48 ए। अनुच्छेद 48 ए इसके तहत इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। आर्टिकल 51 ए है इसके पार्ट जी, इसको फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया कि हर एक इंडियन सिटीजन के लिए नेचर को या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना उसका फंडामेंटल ड्यूटी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर? निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य रूप से लिए जिम्मेदार होता है? ठीक है, एक राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो किसको जवाबदेह होता है, ये पूछा गया है। तो वो करेक्ट आंसर होने वाला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जवाब, सुप्रीम कोर्ट का जवाब, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य विधानसभा के लिए होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी स्मॉल स्टेट्स ऑफ प्रेजेंट ए ओडिशा वर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन यूनियन एट टाइम ऑफ पार्टीशन? विभाजन के समय वर्तमान ओडिशा के कितने छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 24 राज्यों किया गया। 24 और 26 को किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, जिन्हें इन राज्यों को क्या कहा जाता था? जी और गडजाट स्टेट्स। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947-48 में साइन किया था। ठीक है, आगे बात करें, व्हाट वाज ए मेजर फोकस ऑफ 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 61वें संविधान संशोधन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 28 to 18 ईयर्स, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत, एबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्स फॉर फॉर्मर रूलर्स। दल विरोधी कानून का परिचय करना, मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 करना, पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करना, पूर्व शासकों के लिए प्रिवी पर्स का उन्मूलन करना। तो जो 61वां संविधान संशोधन है ये किया गया था 1988 में। इसके तहत आर्टिकल 326 को अमेंड किया गया, आर्टिकल 326 को अमेंड किया गया और वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। ठीक है, ये कार्य में कब आता है? 1989 में आता है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार का समर्थन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। IMF का है वॉशिंगटन DC में, यूनेस्को का है पेरिस में। आगे बात करें, आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिटेंस टू द सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी? संविधान का अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में प्रवास कर गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है पाकिस्तान। तो बात करें आर्टिकल 6 की, तो पाकिस्तान से जो माइग्रेट हुए थे उनकी सिटीजनशिप से रिलेटेड है। श्रीलंका और म्यांमार की बात करें तो इनको डायरेक्टली आर्टिकल 6 से 5 से लेकर 11 तक कोई मेंशन नहीं है इनकी सिटीजनशिप के लिए। लेकिन इनको सिटीजनशिप कैसे मिलती है? जो सिटीजनशिप एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत इन्हें सिटीजनशिप मिलती है। बांग्लादेश के लिए है आर्टिकल 6A प्लस सिटीजनशिप एक्ट 1955। आर्टिकल 323B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एम्पावर द पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश ट्रिब्यूनल्स फॉर एडजुडिकेशन ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू सर्टेन सब्जेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स इज स्पेशली कवर्ड अंडर आर्टिकल 323B? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323B 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संसद को कुछ विषयों में संबंधित मामलों के न्यायाधिकरण के लिए न्यायाधिकरण
स्थापित करने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय विशेष रूप से अनुच्छेद 323(b) के अंतर्गत आता है? कराधान, विदेश मुद्रा, भूमि सुधार आदि मामलों जिन्हें कानून द्वारा न्यायाधीश को सौंपा गया है। मैटर्स सच एज टैक्सेशन एंड, बिल्कुल ऑप्शन ए ही सही है इसका। आगे बात करें, which level of government generally legislates on matters such as police, public health and agriculture in India? Union government, state legislature, inter-state council, local bodies. भारत में पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि जैसे मामलों में आमतौर पर सरकार का कौन सा स्तर कानून बनाता है? संघ सरकार, विधायी विधानमंडल, अंतर राज्य परिषद, स्थानीय निकाय। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है स्टेट लेजिस्लेचर। ये 7th शेड्यूल में आता है। इसमें 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट, यूनियन और कंकरेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में कौन सी भारत के राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है? डिसॉल्विंग द लोकसभा विदाउट एडवाइस, अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपॉइंटिंग ए पीएम व्हेन नो पार्टी हैज ए क्लियर मेजोरिटी, गिविंग एक्शन टू मनी बिल। बिना सलाह के लोकसभा भंग करना, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना, जब किसी दल के इस पर सहमत ना हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। ये बिल्कुल सही है, आर्टिकल 74। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद सिटीजनशिप ऑफ पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया? निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को नागरिकता से संबंधित है? आर्टिकल 8, आर्टिकल 11, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 9। सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आर्टिकल 8। इसके तहत जो देश के बाहर रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप का प्रावधान है, लेकिन ये ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। सिटीजनशिप लेने के 5 रास्ते हैं, 5 ways टू गेट सिटीजनशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद, ओके ये तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट? तो सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? लोक प्रशासन की गोपनीयता सुनिश्चित करना, टू एंश्योर सीक्रेसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टू प्रोवाइड प्राइवेट डाटा टू मीडिया हाउसेज, मीडिया घरानों को निजी डेटा प्रदान करना, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही का जवाब देना। बिल्कुल सही, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होने वाला है। आर्टिकल 3, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 और 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्राम सभा इज करेक्ट? ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इट कंसिस्ट ओनली ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, इसमें केवल ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इट हैज़ अथॉरिटी टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ पंचायत, इसके पास पंचायत के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार होता है। इट मीन्स ओनली वंस एवरी 5 years, यह हर 5 साल में एक बार मिलती है। इट कंप्राइजेज ऑल अडल्ट वोटर्स इन पंचायत एरिया, इट्स रोल इज डिफाइंड बाई स्टेट लॉ, इसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं। इसकी भूमिका राज्य कानून द्वारा परिभाषित की जाती है। तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4। The 25th Amendment curtailed the right to property act by amending which article of Indian Constitution? तो इसका करेक्ट जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये आर्टिकल 31 में आती है। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केसेस इज नॉट जनरली टेकन बाय लोकसभा इन इंडिया? तो लोक अदालत है, ये इंडिया में जनरली कुछ प्रकार के मुद्दे नहीं लेता है। हत्या के मुकदमे, मोटर दुर्घटना के मुकदमे, तलाक समझौते, उपयोगिता बिल के विवाद, मर्डर ट्रायल्स नहीं लेता है, ये सिविल केसेज ही लेता है। आगे बात करें, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI होल्डर्स आर पर्सन एंटाइटल्ड टू होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, संवैधानिक पदों पर आसीन होने के हकदार व्यक्ति। इंडियन सिटीजन्स विद वोटिंग राइट्स, मतदान के अधिकार वाले भारतीय नागरिक। ड्यूअल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्री, भारत और किसी अन्य राज्य की दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति। फॉरेन नेशनल्स विद स्पेशल प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार वाले विदेशी नागरिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फॉरेन नेशनल्स विद स्पेशल प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार वाले विदेशी नागरिक। ये ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। OCI कार्ड अगर किसी के पास है तो उसके पास ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, ऐसा इंडिया में कोई प्रावधान नहीं है। मल्टीपल पासपोर्ट्स हो सकते हैं लेकिन वो सिटीजन नहीं हो सकता। विच अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन लेजिस्लेचर फॉर अनदर 10 years till 2030? किस संशोधन ने विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के इसलिए सीटों के आरक्षण को 2030 तक 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 104 104 अमेंडमेंट, 104वां संविधान संशोधन। इसी ने एक चीज़ और की थी, एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन था वो ख़त्म कर दिया।
आर्टिकल क्वेश्चन 308 की बात करें, द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं के कार्य से, फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट से, राज्य सूची विषयों से, पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत से, पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों से, दल बदल विरोधी कानून से, सो एंटी डिफेक्शन लॉ से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। ये 11th शेड्यूल में है। 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1992 में पंचायती राज को। इसमें 29 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसका आर्टिकल होता है 243 जी। इन इंडियन स्टेट गवर्नमेंट टू होम इज द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। ये तो वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। भारतीय राज्य सरकारों में राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसको लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा के लिए होता है। इसका आर्टिकल है 164(2). आर्टिकल विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीटों के आरक्षण की से संबंधित है? आर्टिकल 332, आर्टिकल 331, आर्टिकल 334 और आर्टिकल 330। तो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 330। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल सर्विसेज होल्ड द हाईएस्ट प्रेस्टीज पे एंड इमोलमेंट अमंग इट्स पीयर? इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। तो भारतीय विदेश सेवा है, इसमें सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक प्रतिष्ठा, वेतन और परिलिप्तियाँ हैं। आगे बात करें, विच एक्ट गेव स्टैट्यूटरी स्टेटस टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC? किस अधिनियम ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC को वैधानिक दर्जा दिया? द सेंट्रल विजिलेंस एक्ट 1964, द सेंट्रल विजिलेंस एक्ट कमीशन एक्ट 2003, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, लोकपाल एक्ट 2013। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है द सेंट्रल विजिलेंस एक्ट कमीशन एक्ट 2003। इसको एस्टेब्लिश जो CVC है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। इसकी रिकमेंडेशन पे तो जो संथम कमेटी थी, CVC को एस्टेब्लिश किया गया था 1964 में ऑन द एडवाइस ऑफ संथम कमेटी। ठीक है, आगे बात करें, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन स्टेट्स आर कवर्ड अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, आर्टिकल 20 या आर्टिकल 21? सॉरी, आर्टिकल नहीं होंगे, भाग 19, भाग 22, भाग 20 या भाग 21? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आर्टिकल 21, ऑप्शन 4। आर्टिकल कौन सा था इसका? आर्टिकल 371 से 371 जे, जिसके तहत नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा और कर्नाटका के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। व्हाट इज द टर्म पीरियड ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ऑफ इंडिया? भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG का कार्यकाल क्या होता है? तो सबसे पहले तो CAG की जो ये पोस्ट है, ये 168 नंबर आर्टिकल में दी हुई है, सॉरी 148, 148 आर्टिकल में इसका जिक्र है। फिर बात करें इसके टेन्योर की, तो यह है 6 साल और 6 साल या 65 साल, या तो 6 साल का उसका टाइम पीरियड हो जाए या 65 साल उसकी उम्र हो जाए, जो कम रहेगा वही, जो पहले होगा वही। प्रेजेंट में कौन है? तो के संजय मूर्ति। अगले क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ? केवल लोकसभा और राज्यसभा, प्रधानमंत्री लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है राष्ट्रपति लोकसभा एंड राज्यसभा। आर्टिकल 79 में ये दिया हुआ है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। आगे बात करें, द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? लोकसभा की सीटों के वितरण से, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, दल बदल के आधार पर अयोग्यता। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
तो ये किया गया था 52वें संविधान संशोधन से, जो हुआ था 1985 में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 10th शेड्यूल में। अब बात करें 9th शेड्यूल की, तो 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज हैं। बात करें 8th शेड्यूल की, बात करें 8th शेड्यूल की, तो 8th शेड्यूल में अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जिक्र है। आगे चलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो सुप्रीम कमांडर ऑफ विच फोर्स इन इंडिया। भारत के राष्ट्रपति भारत के किस बल के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं? खुफिया एजेंसियों के, सशस्त्र बल के, सीमा सुरक्षा बल के या पुलिस बल के? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्म्ड फोर्सेज के। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 53। तो इन अप्रैल 2025 इन स्पेस लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव inviting private firms to develop modular satellite platforms to host multiple payloads aiming to reduce reliance on foreign satellite infrastructure. What is the initiative called? अप्रैल 2025 में इन स्पेस ने विदेशी उपग्रह बुनियादी ढांचे पर निर्भरता को कम करने के लिए उद्देश्य से कई पेलोड की होस्ट करने के लिए मॉड्यूलर सैटेलाइट प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए निजी फर्मों को आमंत्रित करने की एक पहल शुरू की। इस पहल को क्या कहा जाता है? मॉड्यूलर ऑर्बिटल होस्टिंग प्रोग्राम, MOHP, नेशनल स्पेस बेस्ड इंटरनेट मिशन, NSBIM, सैटेलाइट बस एज ए सर्विस, शाबाश, इसरो कमर्शियल पेलोड इनिशिएटिव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शाबाश, SBAS। अगर हम आगे चलें, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बाई 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू प्रोवाइड फॉर वुमेन रिजर्वेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को 106वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया? अनुच्छेद 330A, अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243AA, अनुच्छेद 332A। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 239A। इसके तहत 106वें संविधान संशोधन जो 2023 में हुआ था 33% रिजर्वेशन दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्यपालिका का संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है? कार्यकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जुडिशियल रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शंस। आगे बात करें, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्टेट ऑफ नागालैंड। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? तो आर्टिकल 370, आर्टिकल 371, आर्टिकल 371, आर्टिकल 371D। तो 370 की बात करें तो ये हो चुका है, जम्मू कश्मीर के केस में था। 371B आसाम, 371 नागालैंड। आगे बात करें, एज पर द May 2025 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस रिक्वायर्ड फॉर सिविल लॉ ग्रेजुएट्स टू बी एलिजिबल फॉर सिविल जज एग्जामिनेशन। हमने ये क्वेश्चन इसी क्लास में किया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में दोगे। आगे चलें, विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट सिटीजंस फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड इनटू लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को जबरन श्रम या मानव तस्करी में धकेलने से बचाता है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो करेक्ट आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके तहत ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 23 और 24 में। आगे बात करें 325 की, तो विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी हिज प्रॉपर्टी सेव बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 111, आर्टिकल 2, आर्टिकल 300A और आर्टिकल 368। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 300A। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब ए फंक्शन ऑफ ए सबऑर्डिनेट कोर्ट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के एक प्रमुख कार्य का सही वर्णन है? जिला स्तर पर दीवानी और आपराधिक विवादों का समाधान, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की व्याख्या करना, उच्च न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा करना, राज्य के लिए कानून का मसौदा तैयार करना। रिजॉल्व सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यही इसका करेक्ट आंसर है। एक ये मर्डर ट्रायल्स नहीं लेते हैं, ये लेते ही नहीं। अभी मैंने पीछे भी ये क्वेश्चन कराया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉमनली cited as forming the constitutional basis of judicial review।
जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछा है इसने, न्यायिक समीक्षा के बारे में, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 13 में आता है। इसमें ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है लेकिन राइट, वेट सॉरी, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स आरटीआई टू फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आरटीआई को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों से जोड़ता है? अनुच्छेद 15(1)(b), आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 19(1)(a). तो आर्टिकल 19(1)(a) इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, जिसके तहत फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रावधान है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।